आज जो केस मैं आपको बताने वाला हूं वो इतना ज्यादा भयंकर था कि ब्रिटिश मीडिया ने उस टाइम पर जब ये कांड हुआ था तब इसके असली नाम तक बाहर निकालने पर बैन लगा दिया था। सभी लोग इसके बारे में जस्ट अज्यूम ही कर रहे थे। हाल ही में सारी डिटेल्स इसकी बाहर निकल कर सामने आई हैं और अब मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस केस को समझने के लिए हमें ग्रेटर मैनचेस्टर इंग्लैंड में जाना पड़ेगा और दिन था 29 जून 2003 का, जब एक 14 साल का लड़का जॉन और उसका बेस्ट फ्रेंड 16 साल का मार्क ये दोनों आपस में अपने घर के पास ही घूम रहे थे शाम के टाइम पर। और तभी मार्क ने जॉन से कहा कि मेरे साथ तुम्हारे घर के पीछे वाले रास्ते पर चलो। वो रास्ता असल में आगे जाकर खत्म हो जाता था और आगे एक पार्क के अलावा कुछ नहीं था। तो यहाँ जॉन ने मार्क से पूछा कि तुम मुझे वहां क्यों ले जाना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ मार्क ने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो बस। और यहाँ जॉन ने मार्क के ऊपर विश्वास कर लिया और ये दोनों वहां से निकलते हुए उस डेड एंड की तरफ जाने लगे। अब जैसे ये दोनों बच्चे रास्ता खत्म होने वाले पॉइंट पर पहुंचे तब यहाँ मार्क ने अपने दोस्त जॉन के कंधे के ऊपर ऐसे हाथ रखा, दूसरे हाथ से अपनी जेब में रखा हुआ चाकू निकाला और वो चाकू सीधा जॉन के पेट में दे मारा। वापिस निकाला, एक बार फिर से दे मारा, अंदर ही छोड़ दिया और यहाँ अब जॉन नीचे गिर चुका था। जॉन नीचे गिरा हुआ ही अपने दोस्त ऊपर खड़े मार्क को देख रहा है और उसको कह रहा है कि तुम मुझे मार रहे हो। मार्क ने यहाँ पलट कर जवाब दिया कि मुझे मजबूरन तुम्हें मारना पड़ा। अब इसके पीछे की भी एक कहानी है कि मुझे तुम्हें क्यों मारना पड़ा, वो मैं तुमको फिर कभी आगे ऊपर मिलेंगे भगवान के पास, तब मैं तुमको बताऊंगा कि मैंने तुम्हें क्यों मारा है। तकरीबन यहाँ मार्क ने 20 मिनटों तक खड़े होकर जॉन के मरने का इंतजार किया। उसके शरीर से सारा खून लगभग बह ही चुका था और तब यहाँ उसने खुद ही पुलिस को फोन किया और कहा कि कोई एक पागल व्यक्ति हमारे पीछे पड़ गया था और उसने चाकू घोंप कर मेरे बेस्ट फ्रेंड को मार दिया है और मैं तो वहां से भागने में सफल हो गया था, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड की मौत हो चुकी है। तुरंत ही पुलिस यहां एम्बुलेंस के साथ चाँव चाँव करती हुई मौके पर पहुंच चुकी थी और सीधा जाकर वहां चेक किया कि जॉन की तो नब्ज अभी भी चल रही है, मतलब वो जिंदा है। तुरंत ही उसे एम्बुलेंस में लोड किया गया और हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तकरीबन उसके 3 ऑपरेशन किए गए और इन ऑपरेशन के बाद यहाँ मार्क ने 2 बार लगभग मौत को छू कर वो वापिस आया है, लेकिन उसने फिर भी फुल रिकवरी करी। अब ये चीज देखकर उसका बेस्ट फ्रेंड मार्क बहुत ज्यादा घबरा गया क्योंकि जॉन तो मरा ही नहीं था और ये जॉन अब सब कुछ पुलिस को बताने वाला था। अगर ये मर जाता तो उसके द्वारा बनाई गई वो कहानी पुलिस वाले सच भी मान लेते, लेकिन अब तो उसका सारा सच सामने आने वाला था। और ये जो सच निकल कर सामने आया, यकीन मानिए इतना ज्यादा भयंकर था कि पूरे देश के कानून ने इसको छुपाने की कोशिश करी, कहीं से भी इसका इफेक्ट लोगों के ऊपर ना पड़ जाए। ये इतना ज्यादा भयंकर था। सबसे पहले तो यहाँ जॉन के बयानों पर मार्क को उठाया गया और उसके घर से उठाते ही सीधा उसको पुलिस स्टेशन लाया गया और जैसे ही उसे कोर्ट में पेश किया गया और उसने जज के सामने जो बोला, तब यहाँ पर जज खुद कोर्ट में बैठकर ये बोल रहा था कि जो ये लड़का बोल रहा है उसके ऊपर मूवी क्यों नहीं बनाते। सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स आओ अपना तामझाम उठाकर और इस लड़के को लेकर जाओ, जो ये बता रहा है वो किसी मूवी से कम नहीं है। तो ये पूरी घटना शुरू होती है अब से 4 महीने पहले की, मतलब कि फरवरी 2003 से। 16 साल का मार्क रोबर यहीं ग्रेटर मैनचेस्टर इंग्लैंड में रहा करता था। उसका स्कूल भी यहाँ चल रहा था, साथ साथ ही वो अपने घर के पास ही बने एक रेस्टोरेंट के अंदर बर्तन वगैरह धोने का भी काम कर रहा था। पढ़ाई में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और उसको अपना फ्यूचर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि पढ़ाई उसके बस की बात नहीं है, यही मैं तो आराम से बर्तन वगैरह मांज कर अपना गुजारा कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ उसका सब कुछ सही चल भी रहा था। फरवरी 2003 में उसके घर वालों ने एक नया पीसी यानी कि सिस्टम उसे लेकर दे दिया, कंप्यूटर सिस्टम, और इसी कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट भी उसे मिल चुका था। अब क्योंकि यहाँ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल चुका था रातों को टाइम पास करने का, तो उसने वहां लोकल लोगों से बात करने की सोची इंटरनेट के थ्रू। और इसी लोकल लोगों से बात करने की इच्छा में उसे वहां एक लोकल ही चैट रूम मिल गया। अब लोकल चैट रूम में जैसे ही वो घुसा, उसने देखा कि यहाँ तो सैकड़ों लोग हैं, आसपास के ही लग रहे हैं सारे, क्योंकि यहाँ जो नाम लिखे आ रहे थे लोगों के उस ग्रुप के अंदर, वो सारे उसने पहले भी सुने हुए थे, देखे हुए थे। अब इस चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। पहले उसने स्टार्टिंग में किसी से भी बात नहीं करी, वो जस्ट बैठकर आराम से देखता रहता कि कौन क्या बकवास कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन किसके मजे ले रहा है, कौन किसके ऊपर लाइन मार रहा है, ये सब कुछ वो आराम से देखता रहता। और फिर
यहाँ कुछ दिनों तक ये देखने के बाद उसने खुद भी अब इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो खुद यहाँ लोगों से बातें करने लगता, लोगों से उनकी इच्छाएं पूछने लगता, उनके बारे में जानने लगता और अपने लिए काम भी भांग रहा था। और इसी फरवरी 2003 में ग्रेटर मैनचेस्टर इंग्लैंड में ही एक 14 साल का जॉन नाम का लड़का भी रहा करता था। ये जॉन और मार्क आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे, ना ही कभी पहले मिले थे, ना ही कभी एक दूसरे को इन्होंने देखा था। अब ये जो जॉन रह रहा था ये बिल्कुल मार्क के उलट था। ये पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत अच्छे स्कूल में जा रहा था, इसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छी थी, लेकिन सिर्फ दिक्कत थी इसके परिवार के अंदर। जी हाँ, इसकी माँ हमेशा से ही अपने अलग अलग बॉयफ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप में रहती आई है और वो अब भी यहाँ एक नए आदमी के साथ ही इस घर में लिव इन में रह रही थी और उनके साथ ही यहाँ रह रहा था ये 14 साल का बेचारा जॉन। लेकिन यहाँ जॉन इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था कि आए महीने यहाँ उसकी माँ एक नया आदमी लाकर घर में बैठा देती है। खैर यहाँ उसको शांति ये भी थी कि वो अपने असली बाप को जानता था, लेकिन दिक्कत यहाँ ये भी थी कि जिस आदमी को वो अपना असली बाप मान रहा था वो आदमी भी इस परिवार को छोड़कर जा चुका था। तब जाकर यहाँ उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे अपने असली बाप से मिलना है। तब यहाँ उसकी माँ ने कहा कि कौन सा असली बाप, तू यहाँ अपने असली बाप की बात कर रहा है, तुझे तो छोड़ मुझे ही नहीं पता कि तेरा असली बाप है कौन, तो आराम से जाकर अपने बैठ। अब ये चीज़ जैसे ही जॉन ने सुनी वो बहुत ज़्यादा अंदर से डिप्रेस हो गया। अब इस डिप्रेशन की वजह से वो खुद भी यहाँ ऑनलाइन आ गया क्योंकि अब उसको अपना मन बहलाना था। अब ऑनलाइन आते ही उसने वही चैट रूम वगैरह सर्च किए और वही चैट रूम अब उसके भी सामने आ चुका था जो कि मार्क यहाँ पर दूर बैठे ग्रेटर मैनचेस्टर इंग्लैंड में ही इस्तेमाल कर रहा था। अब यहाँ से जॉन भी इस रूम में एंटर हुआ, वहाँ से मार्क भी अब एंटर हो चुका था। यहाँ जॉन भी अब दूर बैठे इन सभी लोगों को आपस में बातें करते हुए देख रहा है। अब ये ग्रुप अगर आप देखते हैं, इस तरह के ग्रुप्स आमतौर पर किस लिए बनाए जाते हैं, या तो कोई काम हो, कोई फंक्शन वगैरह हो, कोई पारिवारिक ग्रुप हो, इसी तरह से कोई काम हो तभी तो हम ग्रुप बनाते हैं। लेकिन असल में जो चैट रूम यहाँ इस शहर में बना हुआ था इसका कोई काम नहीं था। लिटरली ये बिल्कुल वेला ग्रुप था। यहाँ सारे जो भी लोग ऐड थे वो बस एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। वो उसके ऊपर लाइन मार रहा है, वो उसके ऊपर लाइन मार रहा है, दूर बैठा मार्क भी किसी ना किसी के ऊपर लाइन मार ही रहा था और ये जॉन सब कुछ देख रहा था। जॉन यहाँ पर सभी लड़का और लड़कियों से बहुत ही फ्रेंडली रहकर बात कर रहा था। अगर किसी ने सामने से मैसेज किया तो वो रिप्लाई कर देता, वरना वो आराम से बैठकर सभी को देखता रहता। जबकि यहाँ इसके उलट मार्क वो तो यहाँ बिल्कुल उतावला हो चुका था। कोई भी यहाँ लड़की उसे एक मैसेज करती वो पलट में उसे 10 रिप्लाई दे रहा था और बिल्कुल उसके पीछे ही पड़ जाता। अब यहाँ मार्क के सामने एक और नई लड़की की आईडी आ गई जिसमें उसका नाम राचेल लिखा हुआ था। उसमें उसकी उम्र 16 साल की थी और वो इसी शहर में रहते हुए एक जिम ट्रेनर का काम कर रही थी। अब जैसे ही मार्क के सामने राचेल की आईडी आई तो मार्क बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने तुरंत यहाँ राचेल को मैसेज टपका दिया। अब मैसेज टपकाते ही उसको भी अंदाजा नहीं था, लेकिन यहाँ राचेल ने तुरंत ही उसको रिप्लाई कर दिया। अब इसके बाद तो यहाँ दोनों एक दूसरे के साथ चालू हो गए। पूरी रात उन्होंने उस दिन यहाँ बात करी और कुछ दिनों तक बात करने के बाद यहाँ इस राचेल ने मार्क से कहा कि क्या तुम्हें पता है हमारे ग्रुप में एक और लड़का है जिसका नाम जॉन है और इसी ग्रुप के थ्रू ही मैं उससे मिली हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें भी उससे बात करनी चाहिए। मार्क ने कहा ठीक है करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ राचेल ने जॉन की आईडी उसे दी और जॉन, मार्क और अब राचेल तीनों आपस में एक अलग ही प्राइवेट रूम बना चुके थे। इस रूम से अलग रूम वो बना चुके थे। कुछ दिन और बीतने के बाद अब यहाँ मार्क को तो थोड़ी सी दिक्कतें होने लगी थी इस अलग से बनाए गए प्राइवेट रूम की वजह से। और वो दिक्कत ये थी कि उसकी यहाँ गर्लफ्रेंड बन चुकी थी ये राचेल। ये दोनों आपस में ही ऑनलाइन रिलेशनशिप में आ चुके थे और जॉन को भी ये बात पता थी कि ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि जब भी ये तीनों इस प्राइवेट रूम के अंदर ऑनलाइन आते थे तब यहाँ मार्क और जॉन तो अपना फेस कैम लगाते थे और उसके अंदर वीडियो कॉलिंग करते थे, जबकि यहाँ राचेल वो यहाँ वीडियो ऑन नहीं कर रही थी क्योंकि उसके पास वेबकैम ही नहीं था। यहाँ मार्क ने अपनी गर्लफ्रेंड राचेल से बहुत बार कहा कि तुम कोई एक वेबकैम ले लो, छोटा मोटा सस्ता सा कोई जुगाड़ बैठा लो जिससे मैं तुम्हें कम से कम देख तो पाऊं। मैं ही एक ऐसा बॉयफ्रेंड हूं जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को आज तक नहीं देखा और इतने दिन हो गए हमें बात करते हुए। राचेल यहाँ बार बार उसे बहाने बनाए जा रही थी कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, यहाँ से दुकान बहुत दूर है, मैं बहुत शर्मीली हूँ। जब भी यहाँ पर ये वेबकैम वाली बात आती तो राचेल उसे सीधा बोल देती कि मार्क अगर तुम्हें देखना ही है मुझे तो तुम मेरे घर आ जाओ, हम पर्सनली मिल लेते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर्सनली मिलने में मार्क बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। उसने हाँ राचेल को बोल तो दिया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 1 या 2 दिन बाद मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर पर, लेकिन उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि वो राचेल को जाकर फेस टू फेस कर सके। जिसके बाद यहाँ मार्क ने अपनी गर्लफ्रेंड राचेल से कहा कि चलो ठीक है मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे कुछ काम आ गया था तो तुम यहाँ मेरे पास क्यों नहीं आ जाती। राचेल ने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। राचेल भी यहाँ फेस टू फेस जाने में हिचकिचा रही थी तो यहाँ मार्क ने उस दिन पूरा ही वेट किया लेकिन
राचेल उसके पास मिलने नहीं आई। शाम होते ही यहाँ फिर से तीनों इसी प्राइवेट रूम में ऑनलाइन आए और ये तीनों आपस में डिस्कस करने लगे कि हम एक दूसरे से मिल क्यों नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को देख क्यों नहीं पा रहे हैं। और उसी रात फाइनली ये भी डिसाइड हो गया राचेल और मार्क के बीच में कि वो दोनों अब एक दूसरे को नहीं कहेंगे कभी मिलने के लिए, क्योंकि उनका रिलेशनशिप जो ऑनलाइन चल रहा है वैसा ही चलने दो। वो एक दूसरे को कभी शायद ना भी देख पाए, लेकिन जितना भी वो एक दूसरे से बात करेंगे वो दोनों एक दूसरे के होकर रहने चाहिए। दोनों के बीच में प्यार बना रहना जरूरी है। दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो चुका था और दोनों अब शांत थे। खैर यहाँ जॉन भी बीच में उनके साथ ही था, तो तीनों ने उस रात भी बात करी और वो लेट नाइट जाकर उस रात भी सो गए। अब हो चुकी थी अगला दिन। जैसे ही ये तीनों फिर से इस ग्रुप में ऑनलाइन आए और तभी यहाँ पर एक और नया यूजर इस ग्रुप में, इस प्राइवेट वाले ग्रुप में, मैं मेन ग्रुप की बात नहीं कर रहा, मैं बल्कि इन तीनों के प्राइवेट वाले ग्रुप की बात कर रहा हूं। और तभी यहाँ इस प्राइवेट वाले ग्रुप में एक नया यूजर ऐड हो चुका था। उसके अंदर साफ तौर पर देखा जा रहा था कि मेंबर 3 से अब 4 हो चुके हैं और ये चौथा मेंबर था केविन नाम का एक और लड़का। और जैसे ही ये केविन इस चैट रूम में आया, पूरे चैट रूम का माहौल ही बदल गया, क्योंकि ये पहले तो बहुत ही गंदे से फॉन्ट्स में पिंक कलर के अक्षरों में अपने मैसेजेस भेज रहा था और ऐसे मैसेजेस कर रहा था जो किसी को समझ ही नहीं आ रहे थे। तब यहाँ पर केविन ने पर्सनली मार्क को मैसेज किया और कहा कि मुझे पता है तुम राचेल के बॉयफ्रेंड हो और मैं राचेल का स्टॉकर हूं। मैं राचेल की बहुत लंबे टाइम से जासूसी करता आया हूं और राचेल मुझे बहुत पसंद है। अब अगर वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ चुकी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ राचेल को खत्म कर दूंगा। अब ये चीज सुनते ही मार्क बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने सीधा जाकर राचेल से मैसेज किया और कहा कि ऐसे ऐसे तुम्हारा एक कोई पुराना आशिक मेरे सामने आया है और ये तुम्हारे बारे में फालतू बकवास कर रहा है, तुम्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब राचेल ने जब चीज सुनी तो यहाँ उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, होगा कोई सिरफिरा जो हमसे बस अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा हो, हमारे साथ कोई मजाक कर रहा हो। ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं कोई हलवा नहीं हूं जो कोई भी आकर मुझे मारकर चला जाएगा, तुम इसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। तो यहाँ जैसे ही राचेल ने चीज़ बोली तो मार्क थोड़ा शांत हो गया और उसने जॉन को भी ये चीज़ बताई कि ऐसे ऐसे एक बंदा है जो मुझे मैसेज कर रहा है राचेल को मारने के लिए। लेकिन जॉन ने भी कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ मार्क शांत हो चुका था और वो तीनों उस रात बातें करके आराम से सो गए। अब अगले दिन जब ये तीनों ऑनलाइन आने थे तब यहाँ पर राचेल ऑनलाइन नहीं आई। जी हाँ, यहाँ मार्क ऑनलाइन आ चुका था, जॉन ऑनलाइन आ चुका था और यहाँ तक कि केविन के भी मैसेज पहले से ही आए पड़े थे, लेकिन राचेल कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब दिक्कत ये थी कि तीनों हमेशा ही इनका टाइम फिक्स था, ये तीनों उसी टाइम पर ऑनलाइन आया करते थे, बट आज राचेल ऑनलाइन नहीं आई, मतलब कुछ गड़बड़ थी। मार्क को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। उसने जाकर मेन ग्रुप के मेंबर से एक मेंबर्स के पास मैसेज करना शुरू कर दिया कि तुमने किसी ने राचेल को देखा है क्या, राचेल की कोई खबर है क्या, अगर उसका कोई पड़ोसी हो तो मुझे प्लीज़ तुरंत सूचना दे कि आखिर राचेल है कहाँ पर। लेकिन सभी मना करते जा रहे थे। एंड में आकर यहाँ मार्क उसी केविन के पास पहुंचा जिसके ऊपर उसे सबसे ज़्यादा शक था। केविन को मैसेज किया और यहाँ केविन खाली ही बैठा हुआ था। उसने तुरंत पलट कर रिप्लाई दिया कि हाँ तुम्हारी राचेल मेरे पास है, मैंने उसे किडनैप कर लिया है। अब ये चीज़ सुनते ही मार्क बहुत ज़्यादा हैरान कि कल तो तुमने प्लान बनाया है और आज तुमने उसे किडनैप भी कर लिया, ये कैसे हो सकता है। उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम खुद राचेल से पूछ लो आज वो ऑनलाइन क्यों नहीं आई, और वो आज आएगी भी नहीं क्योंकि यहाँ वो मेरे कब्जे में है। अगर तुम्हें राचेल को छुड़वाना है तो तुम्हें अपने पैरों की फोटो खींच कर भेजनी होगी। सोच कर देखें यहाँ जो वो किडनैपर था वो कैसी डिमांड कर रहा था बेचारे इस मार्क से। अब मार्क ने कहा ठीक है पैरों की फोटो खींच के भेजनी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी भेज देता हूँ। उसने अपना वेबकैम वहाँ ऊपर से उतारा, उसने अपना वेबकैम अपनी स्क्रीन से उतारा और सीधा अपने पैरों की जो उसने लोवर डाला हुआ था उसको ऊपर किया और सीधा अपने पैरों की फोटो क्लिक करके उस केविन को भेज दी थी। केविन वो फोटो देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा ठीक है मैंने राचेल को अब छोड़ दिया है और वो थोड़ी देर में तुम्हें मैसेज कर देगी। अब ये चीज़ देखते ही मार्क भी बहुत ज़्यादा हैरान कि ये कैसा किडनैपर है और कैसी डिमांड कर रहा है। खैर यहाँ थोड़ी देर बाद राचेल का मैसेज आ गया मार्क के पास। राचेल बार बार उसको थैंक्स बोल रही थी कि थैंक यू मार्क, तुमने मुझे बचा लिया, तुमने उसकी विश पूरी कर दी, वो बहुत ही अजीब सा किडनैपर था, अगर तुम ना होते तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती, वो मुझे मार चुका होता, वो ब्ला 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 सब कुछ बकवास किए जा रही थी। इनफैक्ट यहाँ उस रात वो जब बातें कर रहे थे तो एंड में ये फाइनली कंक्लूजन निकला कि राचेल मार्क से मिलने जाएगी और उसको फाइनली हक करके थैंक यू करेगी कि हाँ उसने मुझे बचा लिया है। अब ये चीज़ जॉन को भी पता थी कि राचेल कल उससे मिलने वाली है, तो यहाँ मार्क बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। अगले दिन वो अपने रेस्टोरेंट में गया, अपना काम धंधा फिनिश करके शाम होते होते वो एक पार्क में जाकर बैठ गया था और इसी पार्क में डिसाइड हुआ था कि राचेल आकर उससे मिलेगी। मार्क वहाँ पर बैठा इंतजार करता रहा। रात हो चुकी थी लेकिन यहाँ पर अभी तक राचेल इस पार्क में नहीं पहुंची थी। वो वेट कर करके थक चुका था। वो उठा और वापस
वापस अपने घर आ गया और घर आते ही उसने अपना कंप्यूटर खोला और कंप्यूटर में राचेल को मैसेज करने शुरू कर दिए कि तुम अभी तक क्यों नहीं आई, तुम कहाँ हो, ऑनलाइन क्यों नहीं आई। जॉन से उसने पूछा कि राचेल आखिर है कहाँ पर, लेकिन राचेल फिर से एक बार गायब हो चुकी थी। उसने जिसके बाद यहाँ पर मार्क ने फिर से ग्रुप के सभी मेंबर्स, मेन ग्रुप के सभी मेंबर्स को एक एक करके मैसेज करना शुरू कर दिया कि क्या तुमने राचेल को देखा है। सभी मना कर रहे थे। यहाँ उसने केविन को भी मैसेज किया, लेकिन यहाँ से तो केविन की भी आईडी गायब हो चुकी थी। केविन और राचेल दोनों ही एक साथ कैसे गायब हो चुके थे। अब जैसे ही ये बात फैली मेन ग्रुप के मेंबर्स में, तब वहां पर एक और अफवाह फैल चुकी थी कि इस ग्रुप के एक लड़के ने एक लड़की का मर्डर कर दिया है। और हद तो तब हो गई जब यहाँ पर मार्क को ये बात पता चली कि केविन ने ही यहाँ राचेल का मर्डर कर दिया था। पूरे ग्रुप में अब केविन और राचेल की बातें चल रही थी। सभी मार्क के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे थे कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया गया है। अब मार्क जब उन चीज़ों के कमेंट्स पढ़ रहा था, वो बहुत ज़्यादा हैरान था कि लोगों के बीच में बात फैली कैसे। असल लाइफ में तो यहाँ कोई उसको मर्डर की न्यूज़ उसके शहर में नहीं सुनाई दी, लेकिन ये लोग कैसे बोल रहे हैं, कैसे उनके स्कूलों में भी ये बात हो रही है। खैर यहाँ वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था अपनी गर्लफ्रेंड के मर जाने की वजह से, उसका मर्डर हो जाने की वजह से। जॉन यहाँ पर अभी भी लगातार मार्क के साथ कांटेक्ट में था और वो बार बार उसको शांत करवाने की कोशिश कर रहा था कि ब्रो कोई बात नहीं, होता है, कई बार किस्मत में कुछ भी लिखा हो सकता है, आप बिल्कुल उसकी टेंशन मत लो, तुमको और अच्छी लड़की मिल जाएगी। मार्क यहाँ इस बात से परेशान नहीं था कि उसकी लड़की चली गई है। मार्क यहाँ सच्चा प्यार करने लगा था राचेल के साथ। अब यहाँ उसका सच्चा प्यार जा चुका था तो यहाँ अपसेट होना तो बनता था। चलिए कोई बात नहीं, कुछ टाइम और बीत गया। यहाँ मार्क ने नोटिस किया कि पूरे ग्रुप ही जो एक टाइम पर यहाँ राचेल और केविन के बारे में ही बातें किया करता था, वो सारे के सारे लोग अब इस राचेल और केविन को भूल चुके हैं और अपनी अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं था कि यहाँ राचेल उनकी एक ग्रुप की मेंबर का मर्डर कर दिया गया था। खैर यहाँ धीरे धीरे मार्क खुद भी अब मूव ऑन कर चुका था और उसने भी अब नॉर्मली जॉन के साथ रहना और बातें करना उससे शुरू कर दिया। अभी यहाँ राचेल को गुम हुए तकरीबन 1 महीना ही बीता था। जॉन और मार्क आपस में बहुत अच्छी दोस्ती बना चुके थे। अब वो ना सिर्फ इस चैट रूम में बल्कि वो रियल लाइफ में भी मिलने लगे थे एक दूसरे के साथ। वो जाते बाहर खाना वाना खाते, घूमते फिरते और रात होते होते अपने अपने घर चले जाते। तकरीबन 1 महीने बाद यहाँ इस प्राइवेट चैट रूम में, जिसके अंदर अभी सिर्फ 2 ही मेंबर रह चुके थे, यानी कि मार्क और जॉन। अब मार्क और जॉन के सामने एक और मेंबर की रिक्वेस्ट आई और इस मेंबर का नाम था जेनेट। ये एक 44 साल की महिला थी और इसने पर्सनली रिक्वेस्ट भेजी थी सिर्फ और सिर्फ मार्क को। अब जब मार्क ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो बहुत ज्यादा उतावला हो जाता था जब भी कोई लड़की उससे बात करना चाह रही थी। तो अब जैसे ही जेनेट की रिक्वेस्ट उसके पास आई, उसने तुरंत एक्सेप्ट करी और उससे बात करने लग गया। और यहाँ जेनेट ने उस मार्क को बताया कि मैं यहाँ पर 44 साल की एक मैरिड महिला हूँ, उसके 2 बच्चे भी हैं और वो यहाँ पर एक रियल एस्टेट एजेंट है और साथ ही यहाँ पर वो ब्रिटेन की खुफिया सर्विसेज के लिए भी काम करती है। अब ये चीज़ जैसे ही मार्क को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा डर सा गया कि कहीं उसने कुछ गलत काम तो नहीं कर दिया और ये खुफिया सर्विस वाले ये एजेंट ये मुझे क्यों बात करना चाह रहे हैं। तब यहाँ पर उस महिला ने बताया कि मुझे तुम्हारे पास मैसेज करने के लिए कहा गया है और मुझे तुम्हें रिक्रूट करना है, तुम्हें नौकरी पर रखना है। अब ये चीज़ सुनते ही मार्क बहुत ज़्यादा हैरान कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे ये खुफिया सर्विसेज वाले उठाकर लेकर जा रहे हैं। मैंने तो ऐसा कोई तीर नहीं मारा, मेरे तो आज तक रिपोर्ट कार्ड्स में भी अच्छे नंबर नहीं आए। यहाँ पर जेनेट ने उसके सामने ऑफर रखा कि तुम अगर इस नौकरी को ज्वाइन करते हो मेरे साथ रहते हुए तो तुमको बहुत सारा पैसा मिलेगा, तुम उसके बॉयफ्रेंड भी बन जाओगे। और यहाँ पर जेनेट ने खुद को पूरे ब्रिटेन का तीसरा सबसे पावरफुल इंसान बताया था। तो जैसे ये चीज़ मार्क को पता लगी कि ये लड़की जिससे वो बात कर रहा है, ये महिला, ये ब्रिटेन की तीसरी सबसे पावरफुल महिला है, वो तुरंत उसने हाँ कर दिया। और उसको क्या ही चाहिए था, एक लड़का इस उम्र में 16-17 साल की उम्र है, उसको दिख रहा है सामने कि एक महिला उसको कैसे कैसे ऑफर्स दे रही है। अब यहाँ मार्क को तो सिर्फ पैसा चाहिए था, उसको प्यार चाहिए था, उसको अपना पार्टनर चाहिए था, वो सब कुछ उसको इस महिला के अंदर दिख रहा था, तो वो ना कैसे करता। अब वैसे ही यहाँ पर वो मार्क, आपको पता ही है कि थोड़ा सा रंगीन मिजाज का आदमी है, तो वो जल्दी पिघल गया यहाँ जेनेट की बातों में। मार्क धीरे धीरे पिघलता जा रहा था और वो जॉन को भी बता रहा था कि मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया ऑफर आया है नौकरी का और उस नौकरी में मुझे पैसा भी मिलेगा, मुझे प्यार भी मिलेगा, मुझे एक स्टेटस भी मिलेगा और मैं अपने देश के लिए काम कर पाऊंगा। जॉन यहाँ उसको कह रहा है ठीक है, अगर तुम्हें करना है तो तुम कर सकते हो। अब यहाँ
यहाँ मार्क जेनेट की बातों में फंसता ही जा रहा था। अब आपको भी ये चीज सामने से स्कैम लग रही होगी कि कोई भी देश अपने लिए ऐसे चैट रूम से बच्चों को उठाकर उनको एजेंट नहीं बनाएगा। ऐसे बच्चों के हाथों में देश दे दिया तो उस देश को बर्बाद होने में कुछ घंटे ही लगेंगे। अब यहाँ इस तरीके से मार्क को एक एजेंट बनने का ऑफर दिया जा रहा था। ये सामने से ही स्कैम लग रहा है, लेकिन मार्क बेचारा उसके अंदर पिघलता ही जा रहा था। उसको बहुत ज्यादा सच्चाई दिख रही थी इसके अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ उसके इसमें सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे थे। अब इस पॉइंट पर आकर मार्क तैयार था इस एजेंट वाले ऑफर को ज्वाइन करने के लिए। तब यहाँ पर देखिए तो सही कैसे यहाँ एजेंट्स को ब्रिटेन में ज्वाइन करवाया जा रहा था। जैसे ही यहाँ उसने हाँ किया जेनेट को, जेनेट ने उसको चैट में ही, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, टाइपिंग चैट में ही उसको शपथ भी दिलवा दी कि तुम आज से हमारे लिए एजेंट बन चुके हो और तुम्हें कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए मैनचेस्टर से लंदन जाना पड़ेगा और वहां पर तुमको हमारी रानी भी मिलेगी और तुम रानी से मिलोगे, वहां तुम्हारी ट्रेनिंग भी होगी और तुमको वहीं रहना पड़ेगा कुछ दिन। अब 16 साल का लड़का, उसको ये बातें बोली जा रही हैं तो कंफ्यूजन तो उसके दिमाग में भी थी। वो बार बार यहाँ जेनेट को बोल रहा था कि मैं तो इंग्लैंड चला जाऊंगा, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मेरी माँ को क्या बोलूंगा कि मैं क्यों जा रहा हूं। तब यहां पर जेनेट ने मार्क को समझा दिया कि तुम उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो, जैसे ही तुम अपने घर से निकलोगे, लंदन पहुंचोगे, हम तुम्हारी माँ को भी इस पूरे प्लान में शामिल कर लेंगे। बहुत खुफिया प्लान है ये, हम उनको अच्छे से समझा देंगे कि तुम आखिर कर क्या रहे हो अपने देश के लिए और तुम अपनी माँ से 2 बार फोन पर भी बात कर पाओगे वहां रहते हुए। अब ये चीज सुनकर मार्क खुश हो गया। ठीक है, 2 बार बात कर रहा हूँ, घर ही तो छोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, मोटा पैसा आ जाएगा, माँ को पैसा भेजूंगा, माँ को भी अपने साथ बुला लूंगा। पूरा प्लान उसके माइंड में सेट हो चुका था। तब यहाँ पर जेनेट ने उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बताए, उसको कुछ नियम कायदे बताए कि तुम्हें लंदन जाने से पहले कुछ टेस्ट की सीरीज हैं और उस टेस्ट को पार करना होगा और तभी तुम लंदन जा पाओगे। अब तुम्हारे माइंड में भी सबसे पहले ये चीज जरूर आ रही होगी कि तुम्हें ही इस पूरे प्लान के लिए क्यों रिक्रूट किया जा रहा है, तुम्हें इस पूरे प्लान के लिए क्यों यहाँ सिलेक्ट किया गया है, तुम ही वहां के खुफिया एजेंट क्यों बनाए जा रहे हो। अब मार्क के मन में भी ये चीज चल रही थी। उसने खुद ने पूछा कि हाँ जी बताइए, मैं ही क्यों। तब यहाँ पर जेनेट ने बताया कि तुम्हारा जो दोस्त है जॉन, जिससे तुम बातें करते आ रहे हो पिछले कुछ महीनों से, वो यहाँ पर इस दुनिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़का है। और जैसे ही मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, वो उसका नाम जॉन भी नहीं है असली, बल्कि उसका रियल नेम जेम्स बेल है। अब ये चीज सुनकर मार्क हैरान कि मैं तो जॉन के साथ बहुत लंबे टाइम से रहता आया हूँ, हम दोनों तो खाने पीने भी जाते हैं। अब ये जेनेट एकदम से बोल रही है कि वो इस दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लड़का है। तो यहाँ तुरंत ही पलटकर मार्क ने जेनेट से पूछा कि वो इस दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट लड़का कैसे है। अब यहाँ जेनेट ने कहा कि वो चीज मैं तुमको तभी बताऊंगी कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है जब तुम पहला टेस्ट पार कर लोगे। अब यहाँ पहला टेस्ट पूछा मार्क ने जेनेट से, तो जेनेट ने कहा कि तुम्हें पहले टेस्ट में आने वाले कल के दिन पूरे दिन ही जॉन के साथ रहना है और उसका एक बॉडीगार्ड बनकर रहना है। मतलब कि उसके पास किसी को नहीं आने देना। वो अगर किसी को फ़ोन करे, वो खुद किसी से बात करना चाहे तो पहले तुम बात करोगे उससे। वो अगर किसी भी दुकान में जाए तो पहले तुम घुसोगे, उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखोगे। और ये जब काम तुम करोगे तभी हमारे भी कुछ ऑफिसर्स हैं, हमारे भी कुछ लोग हैं जो तुम्हें 24 घंटे देखते रहेंगे कि तुम जॉन के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम उसे ठीक से प्रोटेक्ट कर रहे हो या नहीं। और अगर तुम इस टेस्ट में पास हो गए तो परसों यानी कि ये टेस्ट के अगले दिन मैं तुमको बता दूंगी कि आखिर ये जॉन हमारी दुनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति क्यों है। अब ये चीज सुनकर मार्क हैरान। ठीक है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, कल के दिन मैं उसको पूरा दिन ही एस्कॉर्ट करूंगा, मैं उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। अगला दिन आ चुका था। मार्क ने जॉन को फोन किया कि तुम कहाँ हो। जॉन ने बताया कि मैं तो घर ही हूँ। मार्क ने कहा चलो आ जाओ यार, बाहर घूमने चलते हैं। जॉन ने कहा ओके, अभी आया। जॉन अपने घर से निकलकर मार्क के पास आ चुका था और मार्क और जॉन अब पूरा दिन यहाँ मार्केट में इधर उधर घूमते रहे। जॉन को यहाँ पता ही नहीं था कि मार्क उसकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर साथ चल रहा है। उस जॉन कहीं भी जाता मार्क उसके आगे जा जाकर लोगों को हटा रहा था, उसको किसी से हाथ नहीं मिलाने दे रहा था, खाने पीने के आइटम पहले खुद खा रहा था, उसको टेस्ट कर रहा था और बाद में यहाँ जॉन को खिला रहा था। मार्क का ये बिहेवियर देखकर जॉन हैरान कि ये ऐसा क्यों मेरे साथ कर रहा है, मेरे साथ अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है। खैर यहाँ पर जैसे तैसे वो पूरा दिन बीत गया। शाम होते ही यहाँ जॉन को मार्क
वापस उसके घर छोड़ आया और मार्क वापस अपने घर आकर अपने सिस्टम पर बैठ चुका था और वो अब जेनेट को यहाँ मैसेज कर रहा था। उसने जेनेट से कहा कि मैंने पूरा दिन यहाँ जॉन के साथ बिताया। जेनेट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम बिल्कुल कुछ मत बताओ, हमारे जो ऑफिसर्स थे वो तुम्हारे ऊपर 24 घंटे नज़र बनाए हुए थे और उन्होंने सब कुछ देख लिया है कि तुमने किस तरह से जॉन की बहुत अच्छे से रक्षा करी है और कोई दिक्कत नहीं लगी। हमें बहुत अच्छा लगा कि तुमने जॉन को अच्छे से प्रोटेक्ट किया और तुम अब हमारे एजेंट बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो, लेकिन तुमको दूसरा टेस्ट भी पार करना पड़ेगा। अभी दूसरा टेस्ट पार करने से पहले मार्क ने यहाँ जेनेट से पूछा कि मैडम आप वो बताने वाली थी कि पहला टेस्ट मैं पार कर लूंगा तो तुम मुझे बताओगे कि ये जो जॉन है ये इस दुनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लड़का क्यों है। तब यहाँ पर उस जेनेट ने मार्क को बताया ये जो जॉन है ना ये आम बच्चा नहीं है, इसका असली नाम पहले तो जेम्स बेल है और दूसरा यहाँ पर अटलांटिक ओशियन में यानी कि अटलांटिक समुद्र में गहराइयों में उसकी एक बहुत बड़ी तिजोरी रखी हुई है, आज के टाइम की आधुनिक तिजोरी रखी हुई है और वो सिर्फ फेस सेंसर पे काम करती है, यानी कि आंखों पे, और वो जो फेस आईडी होती है एप्पल वाली उसी पे ही काम करती है और वो फेस आईडी किसी और की नहीं बल्कि यहाँ ये जॉन की ही है। अब यहाँ ये चीज़ सुनकर मार्क बहुत ज़्यादा हैरान कि ये अब क्या बात कर रहे हो मैडम, और उस तिजोरी के अंदर है क्या। तब यहाँ पर उस जेनेट ने मार्क को बताया कि उस तिजोरी के अंदर असल में 762 बिलियंस पाउंड्स मौजूद हैं। 762 बिलियन पाउंड्स, आप सोच सकते हैं कि ये तो खरबों खरबों रुपए हो गए। अब जैसे ये बात मार्क को पता चली तो उसने यहाँ अपना सिर पकड़ लिया और वो हैरान कि ये इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया ये बच्चा, ये तो मेरा आम सा दोस्त है और आपको कैसे पता कि यहाँ इसी का ही फेस उस तिजोरी पे काम करेगा। तब यहाँ पर जेनेट ने मार्क को समझाया कि देखो ये बच्चा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो यहाँ देश की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, मुझे तो यहाँ सब कुछ पता है कि कौन सी तिजोरी में कितना धन पड़ा हुआ है और यहाँ वो जो तिजोरी है अटलांटिक ओशन वाली, वो तिजोरी सिर्फ और सिर्फ खुल सकती है जॉन के चेहरे से ही। मतलब हमें अगर उस तिजोरी को खोलना हो तो जॉन को उठाकर अटलांटिक ओशन में नीचे की तरफ लेकर जाना पड़ेगा और यहाँ जैसे उस तिजोरी के सामने हम जॉन को खड़ा करेंगे पानी के अंदर ही वो तिजोरी अपने आप खुल जाएगी और यहाँ 762 बिलियन पाउंड्स हमारे हो जाएंगे। ये चीज़ सुनते ही मार्क बहुत ज़्यादा हैरान, ठीक है जी, मुझे तो अपनी फ्यूचर जो है वो साफ चमकती हुई दिखाई दे रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है सुबह सुबह मैं अगर हगने भी जाऊंगा तो भी यहाँ सोना ही हगूंगा। ऐसी ऐसी बातें यहाँ वो अपने माइंड में सोच रहा था। अब आप भी यहाँ सोच रहे होंगे कि एक 16 साल का बच्चा इन सब बातों पर विश्वास क्यों कर रहा था। इतना भी मूर्ख नहीं होता कोई बच्चा, तो यहाँ उसको विश्वास करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर जब वो जॉन को प्रोटेक्ट कर रहा था बॉडीगार्ड बन के, तब यहाँ पर सब कुछ पता था उस जेनेट को मार्क के बारे में कि वो क्या पहन कर गया है, उसने क्या क्या खाया है। उसके बताने से पहले ही यहाँ जेनेट सब कुछ बताए जा रही थी कि तुमने ये चीज़ खाई है। तो यहाँ उसको ऐसे लगने लगा कि तो सच में ही इसके तो बहुत बड़ा लिंक है जो मेरे ऊपर नज़र बनाकर रखे हुए थे। ऐसा प्रिटेंड किया जा रहा था कि जॉन और मार्क को 24 घंटे बहुत बड़े बड़े एजेंट्स देख रहे हैं। तब यहाँ पर अगला टेस्ट दिया गया जेनेट द्वारा मार्क को और इस टेस्ट में कहा गया कि तुम्हें किसी और को नहीं बल्कि जॉन को ही मारना है। अब ये चीज़ सुनते ही मार्क बिल्कुल हैरान, वो खत्म हो चुका था अंदर से। तो उसने यहाँ पूछा कि अब कल तक तो तुम कह रही थी कि ये जो बच्चा है जो जॉन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए और आज तुम कह रही हो कि तुम्हें जाकर जॉन को ही मारना है। अब यहाँ पर जेनेट मार्क को समझाने लग गई कि तुम्हें जॉन को इसलिए मारना है क्योंकि जॉन के बारे में धीरे धीरे लोगों को पता लगता जा रहा है और अगर किसी गलत देश के हाथों एक खबर पता लग गई कि जॉन ही वो बच्चा है जिसके चेहरे से वो तिजोरी खुल सकती है तो कोई भी उसे मार कर उठा कर ले जाएगा और उसकी लाश को ही वहां सामने खड़ा करके वो तिजोरी खोल लेगा और सारा पैसा लूट कर ले जाएगा। और यहाँ जेनेट ने मार्क को यह भी बताया कि तुम नहीं मारोगे जॉन को तो कोई और मार देगा। वैसे भी यहाँ जॉन के दिमाग में ट्यूमर है और वो आज नहीं तो कल वैसे ही अपनी बीमारी से मरने वाला है। इससे बढ़िया तुम उसे मार दो, तुम्हारा अपना टेस्ट पास हो जाएगा और मैं तुम्हें अपने एजेंट की नौकरी पर रख लूंगी। और यहाँ तुम्हें करना यह है कि जॉन को मारने के बाद उसका इंतजार करना है पूरी तरह मरने का और मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं होने दूंगी। पुलिस के आने से पहले ही मैं तुम्हें वहां से भगा लूंगी और अगर पुलिस के पास भी तुम चले गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें छुड़वा लूंगी। और जैसे ही जॉन का पोस्टमार्टम करके उसकी लाश को जब घर वालों के पास सौंपेंगी पुलिस, तब मैं उसकी लाश को उठा लूंगी और हम सभी जाकर अटलांटिक ओशन में उसकी लाश को लेकर उतरेंगे और उसकी लाश से ही हम उस तिजोरी को खोल लेंगे और खोलते ही यहाँ वो सारा धन अपना हो जाएगा और हम सब बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। मार्क के दिमाग में आइडिया बैठ चुका था। उसने कहा मैडम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर जेनेट ने
मार्क को ये भी समझा दिया कि ये जो ऑपरेशन है ये बहुत ज़्यादा खुफिया होना चाहिए, जॉन की मौत का अंदाज़ा किसी को भी लगना नहीं चाहिए, और साथ ही में हम एक कोड रख लेते हैं, अबॉर्ट कोड। मतलब कि अगर तुम्हारे सामने कोई कोड ये बोलेगा, किसी ने भी बोला, लिटरली अगर तुम्हें कहीं से भी ये कोड सुनाई दे तो तुम उस ऑपरेशन को वहीं रोक देना, तुम जॉन को उस टाइम पर मत मारना। उसने कहा ठीक है, कोड बता दीजिए। तो यहाँ कोड रखा गया था 6969। यहाँ जेनेट ने समझा दिया था कि अगर तुम्हारे कानों में कहीं से भी 6969 की आवाज़ आए तो तुम्हें वहीं रुक जाना है और अपने चाकू को वापस डालकर वहाँ से निकल लेना। उसने कहा मैडम ठीक है। दिन आया 29 जून 2003 का, जब दोपहर के टाइम पर यहाँ दोनों मार्क और जॉन आपस में मिले, दोनों घूमे फिरे। शाम होते होते वही घर के पीछे वो डेड एंड पर जाकर दोनों खड़े हो गए और जॉन यहाँ पूछ रहा था मार्क से कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तब यहाँ पर मार्क ने उसको सॉरी बोला, उसके कंधे पर हाथ रखा, अपने जेब में से चाकू निकाला और यहाँ उसके पेट में 2 बार मारा और अंदर ही छोड़ दिया। जॉन यहाँ नीचे गिर चुका था और अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। और 20 मिनटों तक यहाँ इंतजार करने के बाद जॉन अभी तक मरा नहीं था, लेकिन यहाँ मार्क को लग रहा था कि वो मर चुका है। फिर यहाँ पर पुलिस मौके पर आई और पुलिस ने जॉन को अपने कब्जे में लिया, हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ जॉन फुल रिकवर हो चुका था और उसने अपने बयानों में सीधे तौर पर बोल दिया कि मुझे तो मार्क ने मारा है। मार्क के पास गई पुलिस और मार्क को उठाया गया और मार्क से पूछा गया कि हाँ बता बाबूजी, तेरे को क्या बीमारी है। तब यहाँ पर मार्क ने बताया कि नहीं बाबूजी, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मेरे को तो एक काम करने के लिए दिया गया था, मैं भी आप ही की तरह देश का सेवक हूँ, देश की रक्षा कर रहा हूँ और इस रक्षा करने के लिए मुझे जॉन को मारना जरूरी था। पुलिस उसकी तरफ देख रहे हैं और पता नहीं कैसी कैसी गालियां उसे उस टाइम पर दी गई होंगी कि कौन से देश का तू सेवक बन चुका है। अब यहाँ पर उसने जेनेट के बारे में बताया कि जेनेट नाम की एक खुफिया सर्विस एजेंट ने मुझे काम करने के लिए कहा था, आप जाकर जेनेट से पूछे कि उसने मुझे काम क्यों दिया था। जब पुलिस ने जेनेट को ढूंढना शुरू किया तो असल में यहाँ जेनेट कोई थी ही नहीं। अब आपको पता चलेगा असल सच्चाई यहाँ पर इस केस में क्या थी। तो ये सच्चाई निकलकर सामने आई सीधे तौर पर जॉन की तरफ से ही। जी हाँ, जॉन ने बताया कि ना ही इस दुनिया में कोई जेनेट है, ना ही कोई राचेल थी, ना ही कोई केविन है, ना ही कोई असली जॉन है। जॉन तो बल्कि उसका नकली नाम था, असली नाम उसका जेम्स बेल ही था। बल्कि बाकी के चारों लोग यानी कि केविन, राचेल, जेनेट और खुद जॉन भी ये कोई असली नहीं थे। बल्कि यहाँ पर जैसे ही मार्क ने उस ग्रुप को ज्वाइन किया था, बल्कि यहाँ पर जैसे ही 4 महीने पहले मार्क ने उस ग्रुप को ज्वाइन किया था, वो ग्रुप भी यहाँ खुद नकली ही था। वो ग्रुप सारा कुछ यहाँ बनाया गया था जेम्स बेल की तरफ से। जी हाँ, उस 14 साल के लड़के की तरफ से। अब वो 14 साल का लड़का ही यहाँ ऑटोमेटेड सिस्टम से यहाँ एक दूसरे के साथ बातें कर रहा था। और जैसे ही उसने देखा कि मार्क उसके ग्रुप में ऐड हो गया है, उसने मार्क की फोटोज़ को देखा और उसको मार्क से प्यार हो गया। 14 साल का लड़का 16 साल के लड़के से प्यार कर बैठा। अब उसको किसी भी हाल में मार्क अपने पास चाहिए था। अब मार्क का टेस्ट तो यहाँ लड़कियों में था, लेकिन यहाँ ये जॉन और जेम्स जो भी था, ये जेम्स मार्क को अपने पास लाना चाह रहा था किसी भी तरह। तो यहाँ उसने सबसे पहले तरीका अपनाया राचेल वाला। राचेल वाले तरीके से उसने तुरंत ही यहाँ मार्क को अपने प्यार में बुला लिया। लेकिन पीछे तो यहाँ चुन्नी ओढ़ कर बैठा हुआ था जेम्स। लेकिन जब जेम्स को एहसास हुआ कि राचेल के पीछे कुछ ज़्यादा ही पागल होता जा रहा है, तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से राचेल को इस ग्रुप से बाहर निकाल दूँ एक कहानी बनाकर। तब यहाँ पर वो केविन वाली कहानी बनाई गई और साथ ही यहाँ पर वो जो बाकी मेन ग्रुप में जो मेंबर्स थे वो भी यहाँ जो कमेंट कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि जॉन खुद ही टाइप कर रहा था। जो अफवाह उड़ाई गई थी पूरे ग्रुप के अंदर वो भी यहाँ जॉन के द्वारा ही उड़ाई गई थी। उसके बाद यहाँ पर वो केविन वाला मैटर करके राचेल को निकाल दिया गया। तब यहाँ पर जॉन को खुद एहसास होने लगा कि ये बेचारा जो मार्क है बहुत ज़्यादा भोला है और 16 साल की उम्र में भी इसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जबकि 14 साल वाला देखो कैसे उसके साथ खेल रहा था। खैर यहाँ पर उसने प्लान बनाया कि क्यों ना वो उसको खुद ही जाकर बता दे कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बट वो बहुत ज़्यादा डर रहा था और इस डर के चक्कर में इसने खुद ही प्लान बना लिया कि अगर मार्क उसका नहीं हो सकता तो वो और किसी का नहीं होना चाहता और वो खुद ही यहाँ मार्क के हाथों मरना चाहेगा। और खुद को मरवाने के लिए ही यहाँ जॉन ने वो पूरा जेनेट वाला और खुफिया एजेंट वाला प्लान बनाया, वो कहानी बनाई और मार्क के सामने रखी। यहाँ अबॉर्ट कोड भी था 6969 का, यानी कि जॉन को सब कुछ पता था मरने से पहले। जब यहाँ मार्क ने उसके कंधे के ऊपर वो हाथ रखा हुआ था और चाकू उसके सामने अंदर डाल रहा था, तब यहाँ अगर जॉन 6969 बोल देता तब मार्क चाकू से नहीं मारता और वहाँ से भाग जाता। लेकिन यहाँ उस जॉन ने उस टाइम पर पता नहीं कैसे बेवकूफ़ थे, उन्होंने उस टाइम पर अबॉर्ट कोड नहीं बोला और यहाँ मार्क ने तुरंत ही
वो चाकू अंदर घोंप दिया। खैर यहाँ पर ये कहानी सुनने के बाद सभी का दिमाग हिल गया कि ऐसे कैसे कर सकते हैं इतने छोटे छोटे बच्चे। आपको भी यकीनन बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, मार्क और जॉन दोनों के लिए ही। खैर यहाँ पर पुलिस ने मार्क को उठाया और उसके ऊपर यहाँ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया गया और उसके सारे सपने जो थे वो चकनाचूर हो चुके थे। वो बैठा अब जेल में रो रहा था। खैर यहाँ पर क्योंकि वो 18 साल का नहीं था, माइनर ही था, उसे 8 महीने की ही सज़ा सुनाई गई और इसके अलावा यहाँ पर जॉन को तो बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। ये कहानी थी एक चैट रूम की जो लोगों की जान ले रहा था। खैर आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी कभी ऐसे ही किसी फेक या फिर फर्जी ग्रुप में फंसे हैं? तो आप उसके बारे में नीचे कमेंट्स में जिक्र कर सकते हैं या फिर मुझसे उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसी तरह की स्टोरीज की छोटी छोटी रील्स डालता हूँ, तो आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट आफ्ताब शेख को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।